नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं सीटेट 2020 की जो नई एग्जाम डेट है वो बहुत ही जल्द जारी होने वाली है और इसी के लिए हम आपके लिए सीटेट सुपर 30 सेशन लेकर के आए हैं जिसमें आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया करते हैं। ये वो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी पॉसिबिलिटी 90% है आपके सीटेट के एग्जाम में आने की। ऑप्शंस चेंज हो सकता है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से जरूर पूछा जाएगा और अगर आपने इन 30 सवालों का सही जवाब दे दिया तो आप सीटेट में 120 प्लस मार्क्स स्कोर करके लाएंगे। और अगर आप इन 30 सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आपको हमारे साथ जुड़ करके और अधिक अपनी तैयारी को नया आयाम देना होगा। और आज बारी है सेशन नंबर 6 की। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है वह बहुत तुनक मिजाज होता है। तीसरा कहता है वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना। चौथा ऑप्शन कहता है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो दोस्तों, जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा कि अगर कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वो कम प्रेरित अनुभव करता है और जल्दी ऊब जाया करता है। और इससे क्या होता है कि दोस्तों कि जो प्रतिभावान शिक्षार्थी होते हैं वो इस विषय में पढ़ने में ज़्यादा रुचि नहीं लिया करते हैं, क्योंकि वो जो विषय है वो गतिविधियां चुनौतीपूर्ण नहीं होता है तो वो जल्दी ऊब जाएगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभाविक अधिगम को बढ़ा सकती है। 4 ऑप्शन है। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, दूसरा अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, तीसरा कहता है विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके, चौथा कहता है अधिगम की छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दे करके। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही हो जाता है कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके ये शिक्षिका क्या कर सकती है, अपनी कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। क्योंकि दोस्तों अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया हुआ करती है जिसके द्वारा अभ्यास के आधार पर बालकों के व्यवहार में परिवर्तन ला पाना ही संभव है। देन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कथनों में कौन सा सही है। पहला कथन हमारा, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। दूसरा कहता है बच्चे समस्या समाधान करता है। तीसरा वैज्ञानिक शोध करता है। चौथा बच्चे पर्यावरण में सक्रिय अन्वेषक हैं। बिल्कुल सक्रिय अन्वेषक होते हैं, वैज्ञानिक शोधकर्ता भी हुआ करते हैं दोस्तों। उसके अलावा बच्चे समस्या समाधान करता बिल्कुल ये भी हुआ करते हैं, लेकिन बात कर रहा है बच्चे जानकारी निष्क्रिय प्राप्त करता। आप एक तरीके से और समझो, सीटेट की अगर ट्रिक्स में जब मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने अगर हमारी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था सीटेट की कुछ ट्रिक्स के बारे में कि अगर आपको क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है तो आप इन ट्रिक्स के माध्यम से लगभग आप सही जवाब दे सकते हो। तो एक बात यहाँ पे टर्म है निष्क्रिय, और निष्क्रिय कैसा है दोस्तों, आपका निगेटिव टर्म है। और मैंने आपको बताया था कि निगेटिव टर्म जहाँ होगा वो हमेशा गलत ऑप्शन होगा। तो मतलब अगर बी सही है, सी सही है, डी सही है, ए आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होता है, बी, सी और डी। देन बढ़ते हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। दूसरा कहता है विद्यार्थियों को बहुत देर से या माफ कीजिएगा बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा हमारा कहता है जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। चौथा कहता है पुराने प्रत्ययों में से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना। तो दोस्तों अगर इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर जो आपका है वो सेकंड सही हो जाता है कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना चाहिए और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बालक खुद से चीज़ों को सोच सके, किसी समस्या का समाधान ढूंढ सके। अगर बात करें दोस्तों संप्रत्यात्मक विकास की, तो ये क्या होता है, तो संप्रत्यात्मक विकास दोस्तों एक प्रकार की मानसिक श्रेणी हुआ करती है जिसमें घटनाओं, अनुभूतियों और विचारों का अर्थ एक समान हो जाया करता है। देन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। 4 ऑप्शन है जहां शिक्षक एकाधिकारकवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए।
दूसरा कहता है जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। तीसरा कहता है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। दोस्तों इसमें अगर हम पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन देखें तो ये तीनों ही ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं पहला ऑप्शन भी सही है, तो कहीं ना कहीं दूसरा भी सही है, कहीं ना कहीं तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा हमारा है कि जहां उसकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। दोस्तों कि बात यह होता है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चे उस वातावरण सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। पहला ऑप्शन बिल्कुल कहीं ना कहीं सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो हमें क्या करना, जब आपको लगे कि तीनों या चारों ऑप्शन सही है तो उसमें से आपको सबसे उत्तम या सबसे सर्वोत्तम ऑप्शन को चुनना होता है। तो दोस्तों सबसे सर्वोत्तम जो ऑप्शन होता है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे, कि जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वो अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों यदि प्राथमिक विद्यालय का वातावरण संवेगात्मक आवश्यकताओं जैसे बौद्धिक, प्रेम और सामाजिक विकास आदि की पूर्ति करता है तो बालक उस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखा करता है। देन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचारों के क्या बारे में क्या पता चलता है? तीन चीजें हमें दी हुई है, तीन कथनों को हमें पढ़ना है, फिर सही ऑप्शन हमें चुनना है। पहला कथन हमारा कहता है बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। बिल्कुल नहीं, गलत है। दूसरा कहता है बच्चे में पक्षी के प्रत्यय विकसित हो चुका है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, विकसित हो चुका है। उसके बाद क्या होता है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का प्रयोग किया है। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि इसमें बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। बी और सी ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि बच्चों में जो स्मृतियाँ होती हैं वो कभी पहले से भंडारित नहीं हुआ करती है। बच्चे आगे जैसे बड़े होते हैं अपने वातावरण से सीखा करते हैं। दूसरा कहता है कि बच्चों में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बिल्कुल विकसित हुआ है, तभी वो देख के बता पा रहा है कि वो पक्षी है। दूसरा चीज हमारा कह रहा है कि बच्चों ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा का प्रयोग किया। मतलब क्या है कि बालक क्या कर रहा है कि अपने अनुभव से भाषा के द्वारा व्यक्त कर सकता है। बच्चे के अंदर भाषा अभिव्यक्ति की पहचान हो चुकी है, उसके या कह सकते हैं भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता उसके अंदर आ चुकी है। देन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा 3, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थी को आंतरिक या फिर आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा होता है। मतलब क्या होता है कि टीचर इसमें दोस्तों बालक को मोटिवेट कर रही होती है। बालक में प्रेम रूपी जो प्रेरणा का विकास होता है वो बहुत तीव्र गति से हुआ करता है। और जब कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ये कहा करती है कि तुम अपना कार्य दूसरे बालक से पहले समाप्त कर लो, तो उस बालक में क्या होती है कि इंटरनल मोटिवेशन का विकास हुआ करता है और वो प्रोत्साहित होकर उस कार्य को जल्दी समाप्त कर लिया करता है। देन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। 4 ऑप्शन है प्रतियोगात्मक परीक्षण से, बिल्कुल ये भी एक तरीका होता है प्रोत्साहित करने का। दूसरा व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद देकर। तीसरा कहता है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी, चॉकलेट्स। चौथा उनमें चिंता और डर पैदा करके। डर तो बिल्कुल नहीं पैदा करने, ये गलत जवाब हो जाता है। अब आपका पहला भी कुछ हद तक ठीक है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इनमें से जो सबसे उत्तम तरीका होता है किसी बालक में आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उनका लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए, उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देना चाहिए। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का। चौथा कहता है सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें।
क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि देखो जो बालक होंगे वो प्रेरित तभी होंगे जब वो सीखने के लिए क्या होंगे, उनके अंदर मोटिवेशन जगेगी, उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी जगेगी कि उन्हें कुछ जानना है, कुछ सीखना है। जिज्ञासा किस चीज़ की हो? कुछ सीखने की हो। और वो क्या हो, वो जिज्ञासा जो जगे, उस जिज्ञासा के कारण बालक जो चीज़ें सीखेंगे, उस सीखने से क्या होगा, वो उसे पसंद करेंगे और उस चीज़ को जल्दी ईजिली ग्रैब्स कर जाएंगे। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो दोस्तों जो 4 ऑप्शन है, शारीरिक दंड, तीसरा है प्रतियोगितात्मक कक्षा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, चौथा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम सही होता है, क्योंकि व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का दोस्तों एक उदाहरण हुआ करता है। और उस प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति एक अलग तरीके से सीखा करता है और सीखने की जो शैली होती है वो भी दोस्तों क्या होती है, अलग अलग हुआ करती है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विकास का सिरह पद, या ऐसे पढ़ो, शिरः पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि जो शिरः पदाभिमुख है इसको हम लोग शिरोध पदोन्मुखी भी बोला करते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल। और जब मैं आपको थियोरी पढ़ा रहा था, थियोरी में मैंने इसके बारे में आपको बताया है। आप इसके टर्म से ही, इसके टर्म को अगर आप तोड़ो तो तोड़ के भी आप इसका मतलब आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। शिरः मतलब क्या होता है? हेड, किसी बालक का सिर क्या होगा? सिर होगा। ये यानी कि ये हेड वाला क्या होगा? शिरा होगा। पद यानी कि ये बालक का पैर वाला हिस्सा। और मुख माने सिर से लेकर के पैर की तरफ, यानी कि सिर से हेड टू टो की तरफ, सिर से पैर की तरफ, मतलब जब बालक का विकास सिर से पैर की तरफ हो रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं शिरोध पदोन्मुखी बोला करते हैं, या बोलते हैं शिरः पदाभिमुख बोला करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही जाता है, सिर से पैर की ओर। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों जब भाषा का विकास होता है वो आपके प्रारंभिक बचपन के समय में सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है, क्योंकि इसमें भाषा को लेकर के त्रुटियां बहुत ज़्यादा हुआ करती है। और बच्चों में भाषा विकास के लिए जो सर्वाधिक संवेदनशील समय होता है वो हमें प्रारंभिक बचपन का ही समय हुआ करता है। और इस अवस्था में बालक क्या होता है, बालक की जो अनुभूति होती है वो सरल होती है, स्पष्ट होती है और एकदम सही हुआ करती है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि डेवलपमेंट इज द ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट इज द ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। एक सेकंड में इसको मैं कलर चेंज करके आपको प्रॉपर्ली समझाता हूँ, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया था कि जो पढ़ाया था थ्योरी में भी चीज़ पढ़ाया था कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, वो आपके हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और डेवलपमेंट वो इन्वायरमेंट का दोनों का ज्वाइंट प्रोडक्ट आपका दोस्तों हुआ करता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आनुवंशिकता और पर्यावरण का दोनों का ही मिश्रण इसमें हुआ करता है। और एक तरीके से हम ये भी दोस्तों कह सकते हैं कि ये बच्चों का ये होता है कि लड़की की जो क्षमताएं होती है वो आनुवंशिक और पर्यावरणीय दोनों का परिणाम हुआ करती है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो आप इसको याद रखिएगा कि डेवलपमेंट इज द ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट। जो विकास होता है ये आपका आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का गुणन हुआ करता है। देन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण का गौड़वाहक हो सकते हैं? 4 ऑप्शन है, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, और चौथा ऑप्शन कहता है परिवार और पास पड़ोस। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपको हो जाएगा विद्यालय और पास पड़ोस। इसमें सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों विद्यालय और जो ये परिवार होता है इसके निकटतम सदस्य समाजीकरण का एक गौड़ वाहक हुआ करते हैं। और बालक के समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है ये निरंतर दोस्तों आपका चलती रहती है,
ठीक है। और इसी कारण क्या होता है कि परिवार से ही ये आरंभ हो जाया करती है। बालक परिवार के सदस्यों से अंतःक्रियात्मक संबंध स्थापित करके व्यवहार किया करता है, जैसे उसकी फैमिली में ट्रीट होता है, जैसे उसकी फैमिली में बातचीत और बोली भाषा की जाती है, वैसे ही बालक भी क्या करता है, ट्रीट किया करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होता है दोस्तों वो सही जवाब हो जाया करता है। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की ने के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। चार ऑप्शन है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, दूसरा कहता है मानसिक प्रारूप यानी स्कीमाज का समायोजन, तीसरा कहता है उद्दीपक अनुक्रिया का युग्मन, चौथा कहता है दोस्तों आपका संतुलन। तो अगर इसके सही ऑप्शन की तरफ जाएं दोस्तों तो जो आपका सही ऑप्शन होता है वो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया बोलते हैं हम इसको। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 होता है, क्योंकि दोस्तों जो लेव वाइगोत्स्की थे, अगर इनके अनुसार हम जाने तो लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। इनका ये मानना था दोस्तों कि बालक के जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें समाज और संस्कृति इनके संबंधों के बीच संवाद क्या होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम होता है। और संवाद होता क्या चीज़ है दोस्तों, संवाद हम होता है बातचीत को हम संवाद बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बातचीत, यानी कि कन्वर्सेशन को संवाद बोलेंगे। और यही बालक को क्या करता है, ज्ञान का निर्माण भी किया करता है। तो दोस्तों बढ़ते अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। जो कथन है वो इस प्रकार है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। चार ऑप्शन है, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, चौथा है, दूसरा है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, तीसरा कानून और व्यवस्था अनुकूलन, चौथा है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका अच्छा लड़की और अच्छा लड़का का अनुकूलन। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसके अनुसार क्या होता है, जो कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग ने यह कहा कि बच्चों में जो नैतिक तर्क शक्ति हुआ करती है वो नैतिक तर्क शक्ति के सोपानों की विषय वस्तु अच्छा लड़का लड़की बराबर अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। और ये अवस्थाएं कैसी होती है, सार्वभौमिक हुआ करती है, यानी कि यूनिवर्सल हुआ करती है। कैसी होती है, यूनिवर्सल हुआ करती है। स्क्रीनशॉट क्वेश्चन ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं। देन दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है। चार ऑप्शन है दोस्तों, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, दूसरा ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, तीसरा कहता है शिक्षकों और माता पिता पर द्वारा पुनर्बलन, चौथा कहता है शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण में सक्रिय खोजबीन। तो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जो आपका होता है ये राइट आंसर हो जाता है। शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन हुआ करती है, क्योंकि दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार अगर हम देखें तो शिक्षार्थियों द्वारा जब पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन की जाती है तो वह यह सीखने का व्यवहार में आता है। कौन से व्यवहार में दोस्तों आता है, आपके सीखने के व्यवहार में आया करता है। इसको ध्यान में रखिएगा। और बालक हमेशा पर्यावरण के साथ ही व्यवहार किया करता है। तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों होगा वो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप, जिसको हम स्कीमा बोलते हैं, प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। यह 2 प्रक्रियाओं से जाना जाता है। वो 2 प्रक्रियाएं कौन कौन सी है दोस्तों, हम देखते हैं 4 ऑप्शन के माध्यम से। समावेशन और अनुकूलन के रूप में, साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, या समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, समावेशन और समायोजन के रूप में हो जाया करता है। क्योंकि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक अवस्था के प्रारूप में जब बालक स्कीमा का निर्माण करता है तो वो दोस्तों साम्यीकरण और समायोजन दोनों के रूप में क्या होता है ये जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप जल्दी से ले सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की अवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो 4 ऑप्शन है दोस्तों, वो जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, उसके अलावा आवृत्ति को बढ़ावा देता है, इसके अलावा दोस्तों
खोज को प्रोत्साहित किया करता है। तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, खोज को जो प्रोत्साहित किया करता है। क्योंकि दोस्तों शिक्षा जो होता है, शिक्षक को हमेशा शिक्षा के लिए ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहां अधिगम को सुगम बनाया जा सके, और प्रगतिशील कक्षा में खोजपूर्ण कार्यों के लिए प्रोत्साहन देना अधिगम को बहुत ज़्यादा सुगम बना दिया करता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 होता है दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि 4 ऑप्शन है दोस्तों, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु के वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। तीसरा कहता है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। चौथा कहता है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सके। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। क्योंकि दोस्तों जो गार्डनर है, गार्डनर के बहुबुद्धि का जो सिद्धांत था दोस्तों, बहुबुद्धि का सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है और इसमें क्या होता है 7 प्रकार की प्रतिमाएं हुआ करती है। कितने प्रकार की दोस्तों? 7 प्रकार की प्रतिमाएं हुआ करती हैं और ये प्रतिमाएं किसी भी व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक 2+ भी हो सकती है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह विषय वस्तु को जो वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए एक ऐसी रूपरेखा का प्रयोग किया करे। देन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह तक करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपने क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। दूसरा कहता है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेओ वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। तीसरा कहता है हमारा जीन पियाजे लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे। चौथा कहता है जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रिता के प्रकृति के रूप में करेंगे। तो सही ऑप्शन इसका जल्दी हिट मारिए दोस्तों, तो गेस कीजिए इसका जो सही ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन हो जाएगा कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रिता भाषा कहेगा और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों से करेगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होता है दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाया करता है। देन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग लिंग है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर से कहीं नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है लिंग है। बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं, बच्चे क्या मारते हैं 4 ऑप्शन, शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना और जैविक सत्ता। लिंग क्या सोचते हैं बच्चे? बहुत सारे गलती ये करते हैं कि उनको शारीरिक संरचना सही ऑप्शन मार के चले आते हैं। तो अगर आप इसके बारे में अगर ठीक तरीके से नहीं जानते हैं तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका कंफर्म गलत होने वाला है। लेकिन अगर आज आप पढ़ रहे हैं तो आज दोबारा ये आपको गलत नहीं करेगा। जो दोस्तों लिंग हुआ करता है वो एक तरीके के सामाजिक संरचना हुआ करती है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा, सामाजिक संरचना। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि लिंग किस प्रकार से सामाजिक संरचना है। तो दोस्तों लिंग क्या होती है? एक तरह की सामाजिक संरचना इसलिए होती है क्योंकि इसी के अंतर्गत क्या होता है, समाज में स्त्री पुरुष जो होते हैं उनका निर्धारण किया जाता है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। और ये स्त्री पुरुष का निर्धारण ही क्या कहता है? लिंग कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं लिंग क्या है? सामाजिक संरचना हुआ करता है। देन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि लेओ वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार विधि को वरीयता देंगे? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है। मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित पथ्य स्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। चौथा कहता है सहयोगी प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि दोस्तों जो लेओ वाइगोत्स्की हैं अगर
इनके अनुसार हम देखें तो समाज संरचना सिद्धांत में सामाजिक कारक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करता है और इसमें अधिगम से पूर्व बालक क्या होता है, वयस्क व्यक्तियों के बीच में रहता है, मतलब बड़े लोगों के बीच में रहा करता है। इसलिए बालक के आकलन के लिए इसके सहयोगी प्रोजेक्ट जो है या इनके जो सहयोगी संबंध हैं, इन प्रोजेक्ट विधि को वरीयता देना आवश्यक हो जाया करता है। देन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं को निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि 4 ऑप्शन है, बच्चों को अनेक अंकों के आधार पर अलग अलग करके उनको नामित करे, या फिर बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। तीसरा कहता है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे। चौथा कहता है शिक्षण द्वारा आकलन के समान और मानक तरीके हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों आपका सही जवाब हो जाया करता है कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। मतलब क्या है दोस्तों कि अपनी जो कोई शिक्षक है वो अपनी कक्षा में क्या होता है, जो वो ये है फिजिकल जो वो है डिफरेंशियल है या पर्सनल डिफरेंसेस हुआ करते हैं या व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं उससे निपटने के लिए एक टीचर क्या करे, बच्चों से एक रेगुलर बेसिस से बात करे और जो उनका दृष्टिकोण है वो जाने और उनके दृष्टिकोण को जान करके एक महत्व उनको दे। देन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि 4 ऑप्शन है इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। दूसरा कहता है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। तीसरा कहता है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। चौथा कहता है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होता है। तो दोस्तों पहला चीज तो आप जानो सीटेड ट्रिक्स में मैंने बताया था, अगर आपको नहीं आता है तो फिर भी आप क्वेश्चन का सही जवाब मार सकते हो। उस ट्रिक को भी एक बार हम बिठाने की कोशिश करते हैं इस सवाल में। बालकों में भय और तनाव ये निगेटिव पोर्शन को बनाता है। किसको बता रहा है दोस्तों, ये जो बालकों में भय और तनाव है ये बता रहा है उसके निगेटिव पोर्शन को, तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। दूसरा कहता है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन। तुलनात्मक मूल्यांकन मतलब क्या होता है, कोई बालक ए है कोई बालक बी है, इस बालक का इस बालक के साथ कंपैरिजन किया जाना। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, किसी भी बालक का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि हर बालक का जो बुद्धि लब्धि है वो अलग अलग हुआ करता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत। चौथा कहता है, दूसरा कहता है एक बार वर्ष केवल एक बार वर्ष के अंत में क्या हो आकलन होना चाहिए, तो बिल्कुल ये भी नहीं होना चाहिए। जिसका दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा वो सही ऑप्शन होगा कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। इसलिए आकलन क्या होता है, उद्देश्य परक हुआ करता है। क्योंकि दोस्तों ये जो बाकी 3 ऑप्शन है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपको क्या कर रहा है, ये आकलन के उद्देश्य प्राप्ति की पूर्ति नहीं किया करता है। और ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये आकलन को उद्देश्य पूर्ण बनाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, उसे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा यानी एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। 4 ऑप्शन है, अधिनायकीय या फिर अनुमति परक होना चाहिए, सुविधादाता होना चाहिए, सत्तावादी होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर ये होगा कि वो सुविधादाता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो एनसीईआरटी 2005 है इसके अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बच्चों के सीखने की सहज इच्छा और युक्तियों को समृद्ध बनाना और जो सुविधाजनक हो उसको हमेशा अप्लाई करना। और ये व्यवस्था जो होती है सभी राज्यों में लागू कर दी गई है और ये इसका उल्लेख जो है दोस्तों एनसीईआरटी 2005 भी किया करता है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होता है दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाया करता है। देन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम 4 ऑप्शन है एकमात्र निर्धारक होती है, के साथ संबंध नहीं मानी जानी चाहिए, या फिर पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, चौथा पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो फोर्थ है आपका दोस्तों वो सही जवाब हो जाया करता है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों तो शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा करती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, 4 ऑप्शन है जिसमें असमता ना हो, उन बच्चों के लिए हानिकारक है। दूसरा कहता है विद्यालयों पर भार
भार पड़ेगा। तीसरा कहता है शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। चौथा कहता है ये काल्पनिक लक्ष्य हुआ करता है। तो दोस्तों काल्पनिक लक्ष्य तो हो ही नहीं सकता, निगेटिव पॉइंट दर्शा रहा है, तो ये एकदम गलत आपका आंसर हो जाया करता है। पहला ऑप्शन हमारा कहता है दोस्तों कि वह अक्षमता है तो बच्चों के लिए हानिकारक है, बिल्कुल नहीं, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, तो ये भी हो ही नहीं सकता। दूसरा कहता है विद्यालय पे भार बढ़ेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव पॉइंट दर्शा रहा है, तो ये भी हो ही नहीं सकता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे ऑप्शन तरफ, कहता है शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड होता है दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना कि शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तित करने की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज वेरी राइट, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के बच्चों को अलग प्रकार से अधिगम कराया जाता है, अलग प्रकार से लर्निंग कराई जाती है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। ये कथन है। चार ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि सही बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, सही क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई दिया करती है। तीसरा ऑप्शन कहता है गलत, क्योंकि वह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। चौथा ऑप्शन कहता है दोस्तों गलत, क्योंकि वह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस करते हैं। तो दोस्तों ये जो चौथा ऑप्शन है निगेटिव पॉइंट दर्शा रहा है, तो ये सही ऑप्शन नहीं हो सकता है। देन तीसरा हमारा कहता है गलत की बात कर दिया, मतलब ये भी निगेटिव पॉइंट दर्शा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। देन हमारा दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि इससे क्या होगा, कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देगी। ये दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं कुछ हद तक 10% तक सही होता है, तो इसको भी हम पूरी तरह से नहीं लिख सकते, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि क्योंकि सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखा करते हैं, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो जाएगा दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों सुनने में असमर्थ बच्चा, मतलब वो बालक जो सुनने में असक्षम है, बहरा है, तो वो केवल अकादमिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा कहता है नियमित विद्यालय पे बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। तीसरा कहता है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। चौथा कहता है श्रवण असमर्था वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो दोस्तों क्या कहता है कि जो सुनने में असमर्थ बच्चा है उसके लिए एक टर्म यहाँ पे दिया गया है कि उन बालकों को वहाँ भेजनी चाहिए जहाँ पे श्रवण असमर्था वाले बच्चों का जो विद्यालय बना हुआ है, ठीक है ना, मतलब और नियमित विद्यालय में। लेकिन ये तो बात सही कह रहा है कि भाई श्रवण असमर्था वाले बच्चों को विद्यालय में भेज सकते हो, बिल्कुल आप भेज सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये बात जो कही जा रही है नियमित विद्यालय में नहीं, तो ये नेगेटिव पॉइंट दर्शा दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तीसरा हमारा ऑप्शन कहता है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो अपने सहपाठियों के समान प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, तो मतलब ये निगेटिव टर्म हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे जाते हैं वो केवल एकेडमिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाएगा। आपको कैसे पता है वो एकेडमिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाएगा, तो मतलब ये निगेटिव पॉइंट को दर्शा रहा है, तो मतलब ये भी गलत हो गया। देन बढ़ते हैं दोस्तों हमारा दूसरे ऑप्शन तरफ। दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है दोस्तों कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। यानी कि अगर उस बालक को सही सुविधा और सही साधन उपलब्ध कराएंगे तो बेटर वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये हमारा दृढ़ संकल्प है कि वो, हमारा विश्वास है वो कर पाएगा। किसी बालक को हम ऐसे जज नहीं कर सकते, अगर उसे सही तरीके से सुविधा और सही साधन देंगे तो बिल्कुल वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होता है इस शब्द की प्रतिपूर्ति करता है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होता है दोस्तों वो आपका सही ऑप्शन हो जाया करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इन सभी वीडियोस की PDF पाना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे दोस्तों आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके आप हमें मैसेज करिए। हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पे हम आपको इन सभी वीडियोज़ की PDF, डेली का न्यूज़पेपर, डेली के करंट अफेयर, अपकमिंग वैकेंसी
फीस की डिटेल और लेटेस्ट वैकेंसीज की डिटेल, लेटेस्ट वैकेंसी के सिलेबस सब कुछ डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जीएस जीके के स्टडी मटेरियल भी हम सेंड किया करते हैं डेली बेसिस पे। इसके अलावा दोस्तों आपका IQ मेंटर जो स्टडी चैनल है यूट्यूब चैनल है वो आपके लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर लेकर के आ रहा है, और ये करंट अफेयर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड हैं, जिसमें करंट के साथ स्टैटिक का एक मिश्रण आपको देखने को मिलेगा जो आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे बेस्ड रहेगा। तो आपको इस वीडियो में ना सिर्फ करंट अफेयर बल्कि स्टैटिक जीके भी आपकी इसमें वीडियो में तैयार कराई जाती है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा दोस्तों IQ मेंटर आपके लिए फास्ट ट्रैक पेन ड्राइव रिवीजन कोर्स भी लेकर के आए, जिसमें हम कंप्लीट जीएस को कवर कराएंगे, और अभी हम हिस्ट्री को कवर करा रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल शासक के बारे में। तो इस वीडियो के साथ अधिक से अधिक जुड़िए, हमारे चैनल के साथ अधिक से अधिक जुड़िए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। आपको दोनों जगह पे बहुत कुछ पढ़ने, देखने और सीखने को मिलने वाला है। हमारे साथ जुड़ करके अपने तैयारियों को दोस्तों एक आप नया आयाम दे सकते हैं, फाइनल टच तक लेकर के जा सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, खुद भी अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, सभी फैमिली मेंबर्स को जोड़िए। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।